गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट सीन में हमारा ये हुआ रहता है कि जो पब में जाते हैं ये लोग और उनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव होता है। उसके बाद हमारी नव्या और रिया वहाँ से पब से निकल जाते हैं। अब उसके आगे जब वो पब से बाहर जा रहे रहते हैं तो हमारी नव्या बहुत ज़्यादा शाइनिंग वे में उसका चेहरा दिख रहा रहता है, ग्लो कर रहा रहता है, और हमारी रिया से ये देखा नहीं जाता है। और वो कहती है कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पे चलना है। तो नव्या कहती है कि हम वैसे ही बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बहुत ज़्यादा आज सुबह से हम ट्रैवल कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो हम कभी और जा सकते हैं। लेकिन जो हमारी रिया रहती है वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती है, कि बोलती है रात का माहौल है और इतनी अच्छी जगह पे मुझे अभी 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 ही जाना है, बस किसी भी हालत में, और आप मुझे ले चलिए। नव्या मना तो कर सकती नहीं थी, कार में बिठाती है और बहुत प्यारी लॉन्ग ड्राइव पे ये लोग जा रहे रहते हैं। लॉन्ग ड्राइव्स बहुत क्यूट होता रहता है, एटमॉस्फेयर कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक रहता है। रिया ने तो ड्रिंक करी रहती है लेकिन हमारी नव्या ड्रिंक नहीं करती है और वो ऐसी माहौल को एंजॉय कर रहे रहते हैं। म्यूज़िक, बहुत प्यारी म्यूज़िक चल रही रहती है और वो सॉन्ग रहता है, तुझे सोचती हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबी रही, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, अब सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इम्तिहान भी नाले मेरे। ये सॉन्ग चल रहा रहता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे रहते हैं और बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक एक दूसरे को एंजॉय कर रहे रहते हैं। देखना फिर ये लोग एक ऐसी सीलिंग्स के वहाँ पर जाते हैं जहाँ पे कार रोक के बाहर का व्यू देख रहे रहते हैं। वो व्यू बहुत ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि सीलिंग के वहाँ पर नीचे हमारी जो लेक रहता है, ऊपर बहुत काफ़ी रोमांटिक व्यू रहता है। वो लोग साथ बैठते हैं, दोनों कार के बोनेट के ऊपर बैठ के बस इंजॉय कर रहे रहते हैं मोमेंट। और ये वो मोमेंट था कि जहाँ पर दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहे थे लेकिन एक दूसरे के साथ हग करके बैठना, ये काफ़ी रोमांटिक मोमेंट था। कभी कभार ज़रूरत नहीं रहती कि हर चीज़ों को लफ्ज़ों में बयान की जाए, कभी कभार बिना कुछ लफ्ज़ों के ही हर चीज़ बयान अपने आप हो रही रहती है। इनकी नाइट इतनी रोमांटिक हो के आराम से एक दूसरे के साथ पल बिताने के बाद ये लोग जब वापस अपने होटल पहुंचते हैं तो जो नव्या रहती है वो थोड़ी टायर्ड रहती है, क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर से आई रहती है। सेकंड, उसने नव्या रिया के साथ बहुत ज़्यादा घूमा फिरा रहता है, उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो अपने लिए रेस्ट कर सके। तो हमारी जो नव्या रहती है वो काउच में बैठ के अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए लेट जाती है। पर हमारी रिया कहाँ बाज आने वाली थी, उसे तो जुनून था कि आज तो वो कुछ ना कुछ तो रोमांटिक करेगी। वो जाती है और वहाँ से जाकर अपने रूम पे जाती है। मतलब ये थोड़ा सा स्वीट, इन लोगों का जो रिसॉर्ट रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है। तो वो रूम पे जाती है और चेंज करके आती है। और वो जब वो चेंज करती है तो वो काफ़ी काफ़ी शॉर्ट ड्रेस रहती है, वो वन पीस रहता है और पूरी बैकलेस रहती है। और उसकी वो ड्रेस देखकर तो बाप रे, कोई भी फ्लैट हो जाए। और वो उसका इतना सिड्यूसिंग नेचर, अपने बाल खुले करना, हील्स पहन कर आना, पोज मारना, ये इतना ज़्यादा ज़्यादा रोमांटिक और सिड्यूसिंग था कि हमारी जो नव्या की जब आंखें खुलती है तो वो ये देखकर देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसके मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही रहती है। और उसकी जो जितनी भी टायर्डनेस थी वो लगभग पूरी टायर्डनेस गायब हो जाती है। एकदम नव्या का वो सॉरी रिया का वो लुक देखकर नव्या शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और अट्रैक्टिव लग रही थी कि कोई भी अपने आप को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। और जब वो ये लुक करके आती है तो हमारी नव्या की तो पहले तो मुंह का मुंह खुला रह जाता है।
और रिया उसके पास आती है और उसका मुंह बंद करके बोलती है, क्या हुआ, अभी तो शो स्टार्ट हुआ है। और ये बोलकर वो वहाँ पर म्यूजिक स्टार्ट करती है। और ये सॉन्ग काफ़ी चल रहा रहता है, और जिस जो ये सॉन्ग चल रहा रहता है उसमें हमारी जो रिया है वो इतने ज़्यादा लैप डांस करके उसके आजू बाजू घूम के उसको इतना सिफ्यूसिंग कर रही रहती है कि कंट्रोल करना तो हमारी नव्या के लिए बहुत मुश्किल होता है। और नव्या कभी उसके बूब्स, कभी उसके बैक पे हाथ रख रही रहती है, कभी उसके ऐस पे हाथ रख रही थी, उसे अपने कमर पे हाथ रख के उसे पुश कर अपने पास पुल कर रही रहती है। बहुत कुछ करने की रहती है, लेकिन सिर्फ रिया नव्या को टीज ही कर रही रहती है, कुछ करने तो दे ही नहीं रहती है। और काफ़ी हद तक ऐसे टीज करने के बाद जब रिया थक जाती है डांस करके, तो वो काउच में आके बैठ जाती है। और जैसी वो बैठती है, हमारी नव्या उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। इस बार तो बिना पूछे समझे किस पे किस हुआ जा रहा रहता है, उसके बालों पे अपने हाथ फिराए जा रहे रहते हैं, उसे इतना ज़्यादा पुल करके किस पे किस हुआ रहता है, उसकी नेक पे बाइट किया जा रहे रहते हैं। ये फर्स्ट टाइम था जहाँ नव्या बहुत एग्रेसिव हो गई थी, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, और वो हमारी रिया को लव बाइट्स देना स्टार्ट कर दी। और इतना ज़्यादा रोमांटिक माहौल में बाइट किए जा रही थी उसके नेक पे, और जैसे हमारी रिया के मुंह से आह आह निकल रहा था, वो इतना ज़्यादा एक्टिव करने के लिए नव्या के लिए बहुत काफ़ी था। और वो बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर चढ़े जा रही थी, इतना ज़्यादा। थोड़ी टाइम तक जब काउच पे पूरा प्यार करने के बाद नव्या ने उसे उठाया और उठाकर अपने साथ बेड पे ले गई। बेड पे गिराया तो इस बार वो उसके ऊपर उसके नीचे थी। मतलब उसके लेग से स्टार्ट किया उसने, और फिर जब उसके लेग पे किस किया, लेग से थाइल्स पे, थाइल्स से नेवल, नेवल से चेस्ट, चेस्ट से नेक, और नेक से अपर लिप, लोअर लिप, सब पे किस करे जा रही थी। इसका ये एग्रेसिव देखकर हमारी रिया काफ़ी शॉक थी। और ये गलती तो आखिर हमारी रिया की थी ना, ऐसे डांस करके एक्टिव तो उसने नव्या को काफ़ी हद तक कर ही दिया था, और बहुत ज़्यादा प्यार वगैरह चल ही रहा था। नव्या ने फर्स्ट टाइम अपनी खुद की टी शर्ट उतार के खुद फेंकी, खुद वो अपने पूरे कपड़े रिमूव कर रही थी, और उसने रिया के तो काफ़ी हद तक पहले ही रिमूव कर चुकी थी। और उनका ये एग्रेसिव वे, लव किसिंग इतना ज़्यादा डीपली हो रहा था कि कंट्रोल करना तो मुश्किल ही था। और आखिर बेडशीट को पकड़े जा रही थी हमारी रिया, और बहुत हद तक उसके मुँह से सिर्फ आवाज़ ही निकल रही थी, आह आह आह। और वो बोलती, बेबी फास्टर, बेबी थोड़ा और ऐसे करके। तो भाई नव्या की तो हालत ख़राब ही थी, और नव्या ने जो किया, करीब इन लोगों का लव मेकिंग करीब इन लोगों का लव मेकिंग 1 से 1.5 घंटे तक चला। और हालांकि हमारी नव्या बहुत टायर्ड थी, बट इस चीज़ में उसने अपना टायर्डनेस नहीं दिखाया, और बहुत प्यार से प्यार करने के बाद वो सो गए। तो अनन्या को सिड्यूस नव्या को बहुत अच्छे से किया रहता है, और एक काबिल तारीफ़ था उसका सिड्यूस। दूसरी तरफ हमारी आलिया और अनन्या अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे रहते हैं। दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ इन अ ब्यूटीफुल वे। ये सब कुछ ऐसे ही अच्छे खासा चलता रहता है जब तक हमारे मिस्टर मल्होत्रा बीच में नहीं आए रहते हैं। आखिर मिस्टर मल्होत्रा की तो लाइफ में इम्पॉर्टेंट है,
मतलब ये कहानी तो उन पे भी डिपेंड करती है। तो हमारे जो मिस्टर मल्होत्रा रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, क्योंकि उनकी जो पदवी रहती है वो कहीं ना कहीं डगमगा चुकी रहती है। और इलेक्शन आने से पहले पहले उनको लगभग ये पता ही चल चुका रहता है कि वो ये इलेक्शन हारने वाले हैं। जहाँ अच्छा खासा उनका इलेक्शन जीतने का फुल टॉस प्लान था, वो अब कभी कहीं ना कहीं नव्या के आने के बाद हर चीज़ पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। नव्या के यहाँ आने के बाद जो प्लान्स रहते हैं वो सारे उनके फ्लॉप हो चुके रहते हैं। तभी हमारा पीए आता है और पीए कहता है कि मतलब दाद देनी पड़ेगी सर आपकी। मतलब दुश्मन भी ऐसा चुना जो घर का ही दुश्मन है आपका। आपकी खुद की बहू तो आपकी बैंड बजाने में लगी हुई है। तो वो उसी तरफ देखता है, बोलता है बहू? कहता है हाँ हाँ नव्या तो आप ही की बहू है ना। अब आपकी बहू ही आपकी गद्दी छीनने में लगी हुई है। क्या अजीब रिलेशनशिप चल रहा है। मैंने आज तक ऐसी कहानी नहीं देखी, घर घर की कहानी टाइप फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है सर आपकी बहू आपसे बदला लेना चाहती है और आपके साथ इतना सब कुछ कर रही है। ये कोई सीरियल से कम नहीं है। ये देखकर हमारा पीए का गुस्सा, हमारे मिस्टर मल्होत्रा का गुस्सा तो हाई लेवल पे आ ही चुका रहता है। और वो देख के बोलते क्या बकवास करे जा रही हो तुम, सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि कहाँ पर है। अरे सीधे सीधे कैसे कहूँ सर, सीधे सीधे कहने लायक कुछ बचा भी है? अभी देखो, जहाँ इनॉग्रेशंस होते थे, जहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे आपको बुलाया जाता था, वहाँ पर अब चीफ गेस्ट के तौर पे आपकी बहू को बुलाया जा रहा है। अरे वो जो न्यू अनाथ आश्रम खुल रहा है ना, उसमें आपको बुलाने के बजाय आपकी बहू को बुलाया गया है। और अच्छा खासा तो अब आपकी बहू आपकी सारे पद को संभाल रही है। ये सुनकर हमारे मिस्टर मल्होत्रा का गुस्सा तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आता है। वो कहते क्या, ये कब हुआ, क्या हुआ? कहते अरे नया अनाथ आश्रम, वो जो जूलिया है ना, जूली, तो कहती है हाँ वो चैरिटी फाउंडेशन की हेड। तो कहती हाँ हाँ उन्होंने ना इनोग्रेशन के लिए आपकी बहू को बुलाया है। एक टाइम था जहाँ आपको लोग बुलाया करते थे और आज एक टाइम है कि आपकी बहू को बुला रहे हैं। वक्त बदल गया है। और बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा रहता है पीए हमारे मिस्टर मल्होत्रा के, और मिस्टर मल्होत्रा का गुस्से का लेवल हाई हो रहा रहता है, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि सारे का सारा गेम पलट चुका है। और जहाँ उसे इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी, धीरे धीरे हमारी नव्या उसका पूरा बदला ले रही थी। ये सब ऐसे ही चलता तब जब तब हमारे मिस्टर मल्होत्रा गुस्से में आके ये नहीं कह देते पीए को कि अगर तुम्हें अपनी जॉब बचानी है तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि सारी डिटेल्स निकालो। ये नव्या मेरे पीछे क्यों पड़ी है और क्यों ये मेरे पीछे इतना बुरे तरीके से पड़ गई है। ऐसा क्या राज है जो नव्या से रिलेटेड है? कुछ ना कुछ तो होगा ना। आप, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है। इस एक हफ्ते में मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। तो कहते हैं अरे पिछली बार भी आपने बोला था, मैं गया तो था पर कुछ मिला ही नहीं। कहते पिछली बार हफ्ते में तुम्हारी जॉब जाने की बारी नहीं आई थी ना, तुम्हारी ज़िंदगी पर नहीं आई थी। इस बार तो मैं ही तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा अगर तुमने ये काम नहीं किया। ये सुन के हमारे पीए का तो बाप रे हालत ख़राब हो जाती। कहते हाँ इसको क्या फ़र्क पड़ता है, 100 लोगों में से अगर एक जन और है मार देगा तो उसको थोड़ी ना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मेरी तो पूरी ज़िंदगी चली जाएगी, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो कहता है ठीक है मैं एक हफ्ते में सब कुछ पता करता हूँ। एक हफ्ते के अंदर पता करने के लिए टास्क तो दे दिया रहता है। तो पीए क्या करता है, अपनी पूरी की पूरी टीम को बुलाता है, बहुत अच्छा उसके अंडर काम करने वाले ऑफिसर्स को बुलाता है और बोलता है कि 3 साल में क्या क्या हुआ है सारी लिस्ट निकालो, कौन कौन इनके दुश्मन हैं, कौन कौन ने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिंकेज है, सब निकालो और सारी डिटेल्स चाहिए मुझे, वरना ये मेरी जान खा जाएगा। और ऐसा ही होता है। इस एक हफ्ते के अंदर वो पूरे के पूरे पेंडिंग केसेस, जो केस कहीं ना किसी से मिस्टर मल्होत्रा से लिंक रहते हैं, वो सारे के सारे केसेस निकाले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारी जो नव्या है वो पिकनिक मतलब जो हमारी नव्या है आलिया के साथ अपना क्वाइट मोमेंट मना के वो कब से घर आ चुकी रहती है। और वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी रही रहती है, ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से फैमिली, फैमिली टाइम से अपनी रूटीन लाइफ चल रही रहती है, तब तक जब तक मिस्टर मल्होत्रा ये सब काम नहीं करते।
एक हफ्ते के बाद जब उसका पीए आता है और पीए पूरी डिटेल्स लेकर आता है तो वो पूरे केसेस बताते हैं। करीब ये केसेस करीब ये 12-13 केसेस रहते हैं जो वो लाता है और बकायदा एक एक केसेस करके वो सबको समझाता है आपने ये किया था वो किया था। सारे केसेस में उसे कहीं से भी क्लू नव्या से रिलेटेड नहीं मिलता है, पर एक ऐसा केस रहता है जिसमें उसका क्लू मिलता है। तो मिलता है और वो उस केस को ध्यान से देखता है और देखने के बाद बोलता है तुम्हें नहीं लगता है ये केस मुझसे रिलेटेड है? तो कहते हैं सर ये सारे केसेस आपसे ही रिलेटेड है। कहते हैं मेरा मतलब है नव्या से रिलेटेड ये केस है। तो कहते हैं कि कैसे? कहता है देखो इसमें केसेस में जावेद भी था, मुंशिक भी था और रघु भी था, मैं तो हुई। और जब से हुआ है जावेद तो गायब ही है। तो नव्या का इसी केस से लेना देना है क्योंकि धीरे धीरे इस केस में जो जो इन्वॉल्व हैं वो मर रहे हैं। जावेद तो मर चुका है, सबको पता चल गया है, तो यही केस है। तो वो केस की फाइल को देखता है और कहता है हाँ हो सकता है यही केस है, बट इस केस में नव्या कहाँ है? यहाँ पर तो नव्या से कोई लेना देना भी नहीं है। और इस केस में तो एजेंट A5 था। हाँ इसमें एजेंट A5 था, तो एजेंट A5 की डिटेल्स निकालो ना। हो सकता है एजेंट A5 से रिलेटेड होगा नव्या का रिलेशन। कुछ ना कुछ तो इसी केस से रिलेटेड है। हमें बहुत कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये वही केस है जिसमें सबसे ज़्यादा नव्या इन्वॉल्व है, पर क्या केस है कैसे केस है ये मुझे नहीं पता। तो कहता है अरे सर पर इस केस में तो आपने कभी नव्या से मिले ही नहीं, आपका तो एजेंट A5 से लेना देना था ना, वो ही इस केस के लिए आपके पास आया था। हाँ, और आपने मदद के नाम पे उसे धोखा दिया, ये भी मैं जानता हूँ। तो कहते अरे तो धोखा दिया तो दिया, लेकिन यही है एजेंट A5 ही है इसका मेन। एजेंट A5 के बारे में डिटेल्स निकालो। तो कहते हैं आप जानते हो वो एजेंट A5 है, उसके बारे में डिटेल्स निकालना बहुत मुश्किल है। और अब तो उसका नामो निशान हर जगह से मिटा दिया गया था आप ही के कहने पे। कौन है एजेंट A5 इनसे बारे में पता करना बहुत मुश्किल है। कहते तुम किस चीज़ के पैसे लेते हो और किस चीज़ का है तुम्हारे पास? तुम एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो। मुझे एजेंट A5 के बारे में सब कुछ चाहिए। ऐसे बोल के मिस्टर मल्होत्रा वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये एजेंट A5 था कौन ये पीए को नहीं पता था, और ना उसके बारे में कुछ भी डिटेल्स थी, ना उसकी फ़ोटोग्राफ थी, ना उसका रियल नेम और ना उसकी रियल आइडेंटिटी थी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि एजेंट A5 के बारे में पता लगाना है तो उससे रिलेटेड वो बहुत सारे क्लूज़ फाइंड आउट करने लगते हैं। अब एजेंट को 5 को जिसने देखा रहता है वो जावेद रहता है। मुंशिक मुंशिक और रघु इन सब से तो कोई लेना देना ही नहीं था। उसने सिर्फ एजेंट A5 के बारे में सुना था, लेकिन देखा तो सिर्फ जावेद ने था, और जावेद तो कब का मर चुका था। तो एजेंट A5 के बारे में पता लगाना काफ़ी 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 मुश्किल हो गया था, क्योंकि अगर पता करना है तो उसके बारे में के लिए वो बंदा चाहिए जो उसको जानता था। अब ऐसे ही इन लोगों के कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एजेंट A5 के बारे में पता करना बहुत मुश्किल होता है। पर जैसे ही पता चलता है कि एजेंट A5 से के साथ एक और जन काम करता था जो अभी ज़िंदा था, क्योंकि एजेंट A5 की टीम थी, उस टीम में से सब मारे गए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक बंदा बचा था और वो था एजेंट A6। अब ये एजेंट A6 है कौन और कौन है वो एजेंट A5, इन सब के बारे में पता करने के लिए आपको आगे के कुछ एपिसोड्स देखना पड़ेगा। तब के लिए बने रहिए, और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो आगे देखते रहिए। कुछ मोहब्बत ऐसी भी। इफ़ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में आप कुछ बता सकते हैं। और थोड़ा सा मतलब फ्लो में नहीं हो पाया, मैं रिकॉर्ड कुछ वे में करना चाह रही थी बट हो नहीं पाया, एंड मेरे पास टाइम नहीं रहता है, सो प्लीज़ इग्नोर माई flaws, एंड इफ़ यू लाइक स्टोरीज देन सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।